निश्चित तौर पे श्रेय हमें मिलेगा और हमें संतुष्टि है, हमें गर्व है। केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक्शन लेने का काम कर रही है और उनके पिता पे यानी नीतीश कुमार जी पे विपक्ष के लोगों के द्वारा कई तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाया गया। 2 हफ्तों के दौरान पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद से जो पूरी बातचीत थी वो पहलगाम अटैक और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान पर केंद्रित हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पटना के वीरचंद पटेल में स्थित जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में और मेरे साथ हैं जनता दल यूनाइटेड के राज्य प्रवक्ता किशोर कुणाल जी। उनसे हम वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो बिहार में चल रहा है, चूँकि इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उस लिहाज से अभी से ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ओर से तैयारियां कर रही हैं, अपने अपने अभियानों की शुरुआत भी कर रही हैं। इस दौरान इस बीते 2 हफ्तों के दौरान पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद से जो पूरी बातचीत थी वो पहलगाम अटैक और जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान पर केंद्रित हो गई थी। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जाति आधारित जनगणना यानी जातिगत जनगणना को आगामी दिनों में कराने का फैसला किया है, यानी कि अगली बार जब भारत में जनसंख्या की गिनती होगी तो उसमें जातिगत गणना भी होगी। ऐसा ऐलान केंद्र सरकार ने किया है और उसके बाद से पूरे देश भर की राजनीति जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द घूम गई है। बिहार इस मायने में इसलिए खास है क्योंकि बिहार से ही काफ़ी अरसे से जाति आधारित गणना की मांग होती रही है। यहाँ तक कि बिहार सरकार ने जो पिछली महागठबंधन की सरकार थी उसने जाति आधारित गणना कराई भी, जातिगत गणना कराई भी, उसके आंकड़े भी दिए और उसके हिसाब से फिर भागीदारी की भी बात होने लगी और भागीदारी भी दी गई। लेकिन उसके बाद फिर सरकार बदली और फिर चीज़ें पलट गई और जो भागीदारी का मसला था वो अब अदालत में चल रहा है। लेकिन जब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने अप्रत्याशित रूप से जाति आधारित गणना करने का फैसला किया तो उसके बाद से बिहार की राजनीति में इसका श्रेय लेने की होड़ मच गई है। हमारे साथ किशोर कुणाल जी हैं, तो उनसे सबसे पहला सवाल हम यही करेंगे कि जाति आधारित गणना को कराने का फैसला तो केंद्र सरकार ने ले लिया है, लेकिन इसका श्रेय सारी पार्टियां कर रही हैं, यहाँ तक कि जो सरकार में शामिल पार्टी आपकी पार्टी, इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस, सभी मुख्य पार्टियां कर रही हैं। आखिर में सर, जाति आधारित गणना का श्रेय किसको मिलना चाहिए? नीरज जी, आप चीज़ों को समझेंगे, याद कीजिए 25 अगस्त 1994 जब तत्कालीन सांसद नीतीश कुमार जी ने देश की संसद में जातिगत जनगणना की ज़रूरत बताई थी और तब से लेकर 2025 चल रहा है। आप ईयर वाइज देखेंगे, वर्षवार नीतीश कुमार जी ने यह ज़रूरत बताते हुए, चाहे वो 96 का कैबिनेट नोट की बात हो या फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे को रिलीज़ करने के लिए देश के सबसे प्रखर मुख्यमंत्री रहे थे नीतीश कुमार, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे के डेटा को रिलीज़ करने की बात करी थी, या 2021 की बात करें जब प्रदेश से लगभग सभी दल के विधायक नीतीश कुमार के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर जातिगत जनगणना की ज़रूरत बताई थी, या फिर अभी बाद के दिनों में आप 23 में देखे होंगे कि बिहार में जातिगत जनगणना की गई थी। तो यह स्पष्ट है और इतिहास में दर्ज है कि देश में अगर कोई व्यक्ति जातिगत जनगणना के लिए सबसे ज़्यादा गंभीर रहा हो, किसी राजनेता ने सबसे ज़्यादा गंभीरता दिखाई है, रुचि दिखाई है, तो वो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। तो निश्चित तौर पे श्रेय हमें मिलेगा और हमें संतुष्टि है, हमें गर्व है कि हमारे नेता ने जो 31 साल पहले परिकल्पना की थी वो आज देश के लिए रोल मॉडल बन चुका है। जी, इसलिए आपके हिसाब से सर तो श्रेय आप लोगों को मिलना चाहिए। जाहिर है आपकी पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने काफ़ी लंबे समय से इसकी पैरोकारी की है। लेकिन कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें संसद के काफ़ी पहले के एक सत्र का जिक्र था, उसमें गोपीनाथ मुंडे जो भाजपा के सांसद हैं,
जो मनमोहन सिंह की सरकार के दरमियान उन्होंने संसद में एक भाषण दिया था और उस वक्त जाति आधारित गणना की मांग उन्होंने सबसे पहली बार संसद में की थी, ऐसा क्लेम किया जा रहा था बीजेपी के कुछ हैंडल्स के द्वारा की तरफ से। हम सर ये जानना चाहते हैं आपसे, आप सबका अपना अपना क्लेम है, लेकिन अब बात तो गणना की हो गई, लेकिन गणना के बाद की जो बात है वो भागीदारी की बात है, उसको लेकर कोई बात नहीं हो रही है। हम क्या, जनता दल यूनाइटेड का क्या ये स्टैंड ये भी है कि जिस तरह से जाति आधारित गणना कराने के बाद बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और भागीदारी देने की बात कही गई, उसी हिसाब से तो क्या आप लोगों का स्टैंड ये कायम रहेगा आगे भी कि अब गणना होने के बाद अब इसके बाद भागीदारी की भी बात हो? बिल्कुल, देखिए ये तो एक प्रक्रिया है, पहले गन्ना ही एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था और काफ़ी लंबे समय से आप देखे होंगे 70 साल से एक बड़ी आबादी की संख्या स्पष्ट नहीं थी, जिसके कारण सरकारी योजनाओं में इनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी, तकनीकी तौर पे उनका निर्धारण नहीं हो पा रहा था। अब जब गणना होगा तो आगे की प्रक्रिया, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो या अन्य सारे स्कीम्स की बात हो, तो उसमें निश्चित तौर पर भागीदारी बढ़ेगा। लेकिन आज ही इन सारी घटनाओं का चर्चा करके हम इस तरह का एक वेग क्रिएट नहीं करना चाहते हैं ताकि एक बड़ी आबादी या एक अन्य आबादियों को असुरक्षा का माहौल महसूस हो और जो एक नया काम, एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, उसमें किसी प्रकार का खलल पड़े। सर, हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें कि 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया आतंकवादियों ने। इसमें वो लोग थे जो कि कश्मीर में टूरिस्ट बन के गए थे, पहलगाम घूमने गए थे। उसके बाद से पूरे मीडिया जगत में उस हमले की चर्चा हो रही थी, पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही जा रही थी, आतंकियों के सफाई की बात हो रही थी। लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने, चूँकि आप लोग उसके हिस्से हैं, आप लोगों की सरकार ने अचानक से इन सभी मांगों और मुद्दों के बीच में कि पाकिस्तान पर अटैक हो, बदले की कार्रवाई हो, अचानक से ये फैसला लिया। और जिस तरीके से इस फैसले पर अब जो चर्चा है वो घूम गई है, सीधे धुरी बदल गई है चर्चा की। तो क्या हम, जिस तरह से आरोप लगा रहा है विपक्ष कि पहलगाम अटैक से जो सरकार की चूक हुई है, सुरक्षा चूक हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से एक नया शिगुफा छेड़ दिया गया है जाति आधारित गणना का? नहीं, ये कहीं से भी शिगुफा नहीं है, ये चिर परिचित सदियों दशकों से मांगी गई एक व्यवस्था का परिणाम। टाइमिंग को लेकर के सर, टाइमिंग देखिए, पहलगाम का जो घटना है, दुर्घटना है, निश्चित तौर पे बहुत ही दर्दनाक और असहनीय और शर्मनाक है। सरकार लगातार एक्शन में है और केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक्शन लेने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कई सारी मीटिंग्स हो रही हैं सीनियर अधिकारियों के बीच में और सेना अपना काम कर रही है। सेना का काम है काम करना। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास एक घटना के लिए रुकने का वक्त नहीं होता है। घटना घटी, उसका जवाब भी दिया जा रहा है और दिया जाएगा, लेकिन उसी घटना को पकड़ के अगले 5 महीना, 6 महीना, साल भर तक बाकी निर्णय या बाकी तरह के कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता है। तो इन दोनों को जोड़ना मुझे नहीं लगता है उचित है। सरकार अपना काम कर रही है, सेना अपना काम कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना काम कर रही है, विदेश मंत्रालय अपना काम कर रही है। तो सारे घटनाओं को आपस में जोड़ के किसी बड़े निर्णय को कमतर आंकने का कोशिश करना शायद विपक्ष को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन देश के नागरिक को अच्छा नहीं लगेगा। एक सवाल सर यहाँ की राजनीति पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो सवाल है निशांत कुमार जो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, उनको लेकर के। मीडिया के एक धड़े में या यूँ कहे कि जदयू का ही एक धड़ा सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, कई पोस्ट मैंने देखा है, और इससे पहले मीडिया में भी काफ़ी बात हो चुकी है कि निशांत कुमार राजनीति में आने वाले हैं। हालांकि निशांत कुमार की तरफ से खुद व्यक्तिगत रूप से इस बात को लेकर के मना किया जा चुका है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी अभी तक कोई कमेंट नहीं आया उसको लेकर के। हर आप जदयू प्रवक्ता के तौर पर निशांत कुमार के राजनीति में प्रवेश की अटकलबाजियों को किस तरह देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये अटकलबाजियों में इनमें दम है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, पहले इस परिप्रेक्ष्य को समझिए। निशांत कुमार जी माननीय नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, इकलौता सुपुत्र हैं, और उनके पिता पे यानी नीतीश कुमार जी पे विपक्ष के लोगों के द्वारा कई तरह के व्यक्तिगत आरोप लगाया गया। एक पुत्र होने के नाते यह उनका कर्तव्य था कि पिता की सेहत की गवाही दें, जनता के बीच में बताएं कि उनके पिता स्वस्थ हैं और राज्य की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। रही बात राजनीति में आने की, तो राजनीति में आना सबका व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार का मामला है। अगर निशांत जी आते हैं तो जदयू निश्चित तौर पर उनका स्वागत करेगी। अगर वह नहीं आते हैं तो मुझे नहीं लगता है इस पर कुछ कमेंट किया जाना उचित है। निशांत कुमार जी समेत बिहार का कोई भी व्यक्ति, बिहार का कोई भी युवा
अगर नीतीश कुमार जी के गौरवशाली इतिहास को के मद्देनज़र राजनीति में आकर जदयू की धारा को मजबूत करने का प्रयास करेगा, जदयू हर व्यक्ति का स्वागत करेगी। आते हैं सर लौट करके विधानसभा चुनाव, जिसमें कि अब 4-5 महीना शेष है, उस पर लौट कर आते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का जो मसला है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें बड़ा उलझन है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बड़ा क्लियर है। जनता दल यूनाइटेड का क्या स्टैंड है कि सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा, उसको लेकर के सारी बातचीत क्लियर हो जाएगी, घोषणाएं हो जाएंगी, फैसला हो जाएगा। और जनता दल यूनाइटेड की क्या मांग है कि जो सीट की शेयरिंग हो उसमें जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीटें मिलनी चाहिए? नीरज बाबू, आप तो अनुभवी लोग हैं। जनता दल यूनाइटेड का नीति और नेतृत्व हमारी स्पष्ट नीति रही है। हमारी पार्टी का हमेशा से परिपाटी रहा है। सीटों की संख्या और नेतृत्व को लेके हम लोग हमेशा से स्पष्ट रहे हैं, चाहे वो 5 का चुनाव हो, 10 का हो, 15 का हो, 20 का हो या आने वाला 25 का चुनाव हो। हमने सीटों की संख्या को लेके कभी भी ऐसा माहौल नहीं बनाया है जिससे कि हमारे गठबंधन के लोग दुखी हों, और बहुत स्पष्ट तरीके से सब कुछ तय मसौदा के तहत समय से हम लोग जाहिर करते रहे और आगे भी करेंगे। 15 का चुनाव आपने देखा होगा कि हमारे पास 115 विधायक था, हमने 15 सिटिंग विधायक का टिकट काटकर भी चुनाव लड़ा और बहुत शानदार जीत को हासिल किया। 20 का भी देखा होगा आपने और 25 का भी। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। प्रदेश का विकास, बिहार को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास ही सब कुछ है। सीटों का कोई मुद्दा नहीं है। हम लोग बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे और 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे को फिर से साकार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर पीपीएम टाइम से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के राज्य प्रवक्ता किशोर कुणाल जी, जिनसे हम बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर एक छोटी सी बातचीत कर रहे थे। हम और भी आगे की खबरें आपसे साझा करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए पीपीएम टाइम्स बिहार। मैं था नीरज प्रियदर्शी और हमारे कैमरे के पीछे थे राजीव कुमार सिन्हा। शुक्रिया।